जब हम स्कूल में सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बहुत समय तक प्लूटो को 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन साल 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे डॉर्फ प्लैनेट घोषित कर दिया। इसके बाद से यह माना जाने लगा कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ही ग्रह हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से हटाने के कुछ ही सालों बाद वैज्ञानिकों ने सोलर सिस्टम के बाहरी हिस्सों में कुछ अजीब चीजें देखनी शुरू की। ये चीजें थी बहुत दूर मौजूद बर्फीले पिंड, जिन्हें ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये पिंड नेपच्यून से भी बहुत आगे, लगभग अंधेरे और ठंडे इलाके में घूमते हैं, जहां सूरज की रोशनी बहुत कमजोर होती है। समस्या यह थी कि इन पिंडों की कक्षाएं सामान्य नहीं थीं। ये ऑब्जेक्ट्स सूरज के चारों ओर जिस तरह से घूम रहे थे, उसे सिर्फ मौजूदा 8 ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से समझाया नहीं जा पा रहा था। कुछ पिंड एक ही दिशा में झुके हुए थे, कुछ की कक्षाएं बहुत लंबी और अजीब थीं, और कुछ ऐसे रास्तों पर घूम रहे थे जिनका कोई साफ कारण नहीं दिख रहा था। यहीं से 9वें ग्रह की कहानी शुरू होती है। साल 2014 और 2016 के बीच कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2 वैज्ञानिक माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटेगिन ने इन अजीब कक्षाओं का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने गणनाएं की और कंप्यूटर सिमुलेशन चलाए। उनका निष्कर्ष यह था कि इन सभी पिंडों की अजीब हरकतों के पीछे कोई बड़ा और भारी ग्रह हो सकता है, जो बहुत दूर मौजूद है और जिसकी वजह से ये पिंड प्रभावित हो रहे हैं। इसी संभावित ग्रह को नाम दिया गया प्लैनेट 9। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्रह पृथ्वी से लगभग 5 से 10 गुना भारी हो सकता है। यह नेपच्यून से कई गुना ज्यादा दूर, सूरज से लगभग 400 से 800 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी AU की दूरी पर हो सकता है। तुलना के लिए समझिए, पृथ्वी सूरज से सिर्फ 1 AU दूर है और नेपच्यून लगभग 30 AU दूर। इतनी दूरी पर मौजूद किसी ग्रह को सीधे देख पाना बेहद मुश्किल है। वहां सूरज की रोशनी बहुत कम होती है और तापमान सैकड़ों डिग्री माइनस में होता है। यही वजह है कि प्लैनेट 9 अब तक दिखाई नहीं दिया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर रहे थे कि उन्होंने इस ग्रह को देख लिया है। वे सिर्फ यह कह रहे थे कि गणित और भौतिकी के हिसाब से ऐसा कोई ग्रह होना चाहिए। तभी समझ आता है कि ये दूर के पिंड ऐसा क्यों घूम रहे हैं। और वहीं से प्लैनेट 9 को खोजने की कोशिश शुरू हुई। बड़े बड़े टेलीस्कोप जैसे सुबारू टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। कई सालों तक आकाश के अलग अलग हिस्सों को स्कैन किया गया, लेकिन सीधा सबूत नहीं मिला। इसी बीच एक और बड़ी खोज सामने आई। सोलर सिस्टम के किनारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट मिले जिन्हें सेडेनॉइड्स कहा गया। इनमें से सबसे मशहूर था सेडना। ये पिंड इतने दूर हैं कि ये कभी भी नेपच्यून के पास नहीं आते, फिर भी उनकी कक्षाएं किसी बड़े गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की ओर इशारा करती हैं। लंबे समय तक माना गया कि प्लैनेट 9 ही इन सेडेनॉइड्स की अजीब कक्षाओं का कारण है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक नया ऑब्जेक्ट खोजा जिसे 2023 KQ14 कहा गया। इसे कॉस्मिक फॉसिल भी कहा गया, और इसे कॉस्मिक फॉसिल इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी कक्षा अरबों सालों से लगभग बिना बदले बनी हुई है, जो बाकी सेडेनॉइड से अलग है। यहीं पर वैज्ञानिकों के बीच बहस तेज हो गई। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर प्लैनेट 9 आज मौजूद होता तो 2023 KQ14 की कक्षा भी बाकी ऑब्जेक्ट्स जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे यह संभावना सामने आई कि शायद प्लैनेट 9 कभी था ही नहीं, या फिर वह सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में मौजूद था और बाद में बाहर निकल गया। इसका मतलब यह हुआ कि प्लैनेट 9 की थ्योरी कमजोर नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा जटिल हो गई। इसी समय एक और नई थ्योरी सामने आई, प्लैनेट Y। प्लैनेट Y की थ्योरी कहती है कि शायद सोलर सिस्टम में कोई बहुत बड़ा ग्रह नहीं, बल्कि पृथ्वी के आकार का या उससे थोड़ा बड़ा एक ग्रह मौजूद हो सकता है, जो नेपच्यून से ज्यादा दूर लेकिन प्लैनेट 9 जितना दूर नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि सोलर सिस्टम के कई ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएं लगभग 15 डिग्री झुकी हुई हैं। 8 ग्रह इस झुकाव को समझा नहीं पाते। इससे अंदाजा लगाया गया कि कोई अतिरिक्त ग्रह जरूर असर डाल रहा है। प्लैनेट Y को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह लगभग 100 से 200 AU की दूरी पर हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसे ढूंढना प्लैनेट 9 के मुकाबले थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन फिर भी यह काम बेहद मुश्किल है। अब वैज्ञानिक 2 बातों पर काम कर रहे हैं। एक तरफ प्लैनेट 9 है जो बहुत बड़ा और बहुत दूर हो सकता है। दूसरी तरफ प्लैनेट Y है जो छोटा है और थोड़ा पास हो सकता है, लेकिन अब तक दिखाई नहीं दिया। दोनों ही मामलों में एक बात साफ है, सोलर सिस्टम अभी पूरी तरह समझा नहीं गया है। जो जगह पहले खाली समझी जाती थी, वहां अब साफ तौर पर हलचल दिख रही है। हर नई खोज कभी पुरानी सोच को सही ठहराती है तो कभी उस पर सवाल खड़े कर देती है। जब प्लैनेट 9 की थ्योरी सामने आई तो वैज्ञानिकों में काफी उत्साह था।
वजह साफ थी, कई दूर बैठे ऑब्जेक्ट्स की कक्षाएं एक ही दिशा में झुकी हुई दिख रही थीं। गणित बताता है कि ऐसा तभी हो सकता है जब वहां कोई बड़ा ग्रह गुरुत्वाकर्षण डाल रहा हो। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे नई खोजें हुई और ज्यादा डेटा मिला, वैसे वैसे इस थ्योरी पर सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर प्लैनेट 9 इतना बड़ा और ताकतवर ग्रह है तो वह अब तक दिखाई क्यों नहीं दिया। पिछले कई सालों में दुनिया के सबसे ताकतवर टेलीस्कोप जैसे जापान का सोबारू टेलीस्कोप ने आसमान के बड़े हिस्से को स्कैन किया। वैज्ञानिकों ने खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया जहां प्लैनेट 9 होने की संभावना बताई गई थी। लेकिन हर बार नतीजा यही रहा कि कोई ऐसा ग्रह सीधे तौर पर नजर नहीं आया जिसे प्लैनेट 9 कहा जा सके। इसका यह मतलब नहीं था कि प्लैनेट 9 मौजूद नहीं है, बस यह शक पैदा हुआ कि हमारी शुरुआती सोच अधूरी हो सकती है। इसी बीच कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि जिन ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट्स के आधार पर प्लैनेट 9 की थ्योरी बनी थी उनकी संख्या बहुत कम थी। जब सैंपल छोटा होता है तो पैटर्न भ्रम भी हो सकता है, यानी जो झुकाव और एक जैसी दिशा दिख रही थी वह संयोग भी हो सकती है। 2023 KQ-14 पर आगे की जांच ने कहानी को और उलझा दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि इसकी कक्षा बाकी दूरस्थ पिंडों से अलग तरीके से बनी हुई है। यही बात वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर गई। अगर प्लैनेट 9 आज भी वहां मौजूद होता और लगातार असर डाल रहा होता तो 2023 KQ-14 की चाल भी उसी पैटर्न में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं दिखा। इससे यह विचार सामने आया कि हो सकता है कोई बड़ा ग्रह बहुत पहले मौजूद रहा हो जिसने शुरू में इन कक्षाओं को बदला, लेकिन बाद में वह खुद सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया। यानी आज जो अजीब कक्षाएं दिखाई दे रही हैं, वे किसी मौजूदा ग्रह का असर नहीं बल्कि किसी पुराने और अब गायब हो चुके ग्रह की याद हो सकती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ वैज्ञानिक प्लैनेट 9 को पूरी तरह खारिज करने के पक्ष में भी नहीं है। उनका कहना है कि सोलर सिस्टम इतना विशाल है कि अभी हमने उसका बहुत छोटा हिस्सा ही देखा है। हो सकता है प्लैनेट 9 ऐसी जगह छिपा हो जहां अब तक हमारी टेलीस्कोप ठीक से नहीं देख पाए हों। इसी दौरान एक और समस्या सामने आई, डेटा बायस। कुछ शोधकर्ताओं ने बताया कि जिन इलाकों में टेलीस्कोप ज्यादा देर तक देखता है वहीं ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। इससे यह भ्रम पैदा हो सकता है कि सभी ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में हैं, जबकि असल में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर पूरे आकाश को बराबर तरीके से देखा जाए तो शायद यह पैटर्न टूट जाए। इसी वजह से कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि प्लैनेट 9 की थ्योरी पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन अभी इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। आने वाले सालों में सोलर सिस्टम की खोज के लिए कुछ बेहद अहम टेलीस्कोप और सर्वे शुरू होने वाले हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी, जो लगातार पूरे आकाश की निगरानी करेगी। यह वेधशाला पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गहराई और विस्तार से आकाश को देख पाएगी। इससे फायदा यह होगा कि डेटा बायस की समस्या कम होगी। अभी तक कई बार ऐसा हुआ है कि जिस इलाके को ज्यादा देखा गया वहीं ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मिल गए, लेकिन जब पूरा आकाश बराबर तरीके से स्कैन होगा तब यह साफ हो पाएगा कि कक्षाओं में दिख रहा पैटर्न असली है या भ्रम। अगर प्लैनेट 9 जैसा कोई बड़ा ग्रह मौजूद है तो वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी उसे सीधे या उसके असर के जरिए पकड़ सकती है, और अगर प्लैनेट वाई जैसा कोई छोटा ग्रह है तो उसकी तलाश भी इसी तरह संभव हो पाएगी। इसके अलावा इंफ्रारेड टेलीस्कोप भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। बहुत दूर और ठंडे ग्रह दिखने में मुश्किल होते हैं, लेकिन उनकी हल्की गर्मी को इंफ्रारेड में पकड़ा जा सकता है। पहले भी ऐसे तरीकों से दूर की चीजों का पता लगाया गया है। वैज्ञानिक यह भी देख रहे हैं कि सोलर सिस्टम के शुरुआती इतिहास में क्या हुआ था। कुछ मॉडल बताते हैं कि जब ग्रह बन रहे थे तब गुरुत्वाकर्षण की खींचतान बहुत ज्यादा थी। संभव है कि कोई बड़ा ग्रह उस समय बना हो और बाद में सिस्टम से बाहर निकल गया हो। ऐसे में आज जो कक्षाएं हम देख रहे हैं वे किसी मौजूदा ग्रह की वजह से नहीं बल्कि अतीत की घटनाओं का असर हो सकती हैं। यह विचार प्लैनेट 9 को पूरी तरह खारिज नहीं करता, लेकिन उसकी भूमिका को बदल देता है। इसका मतलब यह होगा कि प्लैनेट 9 अब मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी छाया अब भी सोलर सिस्टम में दिखाई दे रही है। प्लैनेट वाई की थ्योरी इस मामले में अलग है। यह वर्तमान समय पर फोकस करती है और कहती है कि कोई छोटा ग्रह अब भी वहां मौजूद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह खोज सोलर सिस्टम की हमारी समझ को काफी बदल देगी, क्योंकि अब तक माना जाता था कि पृथ्वी जैसे ग्रह सिर्फ अंदरूनी हिस्से में ही होते हैं। अब तक की सारी रिसर्च से एक बात साफ हो गई है कि सोलर सिस्टम उतना सरल नहीं है जितना कभी सोचा गया था। नेपच्यून के आगे का इलाका खाली नहीं है। वहां कई छोटे बड़े पिंड हैं जिनकी कक्षाएं जटिल हैं और जिन पर अभी पूरी तरह काम होना बाकी है। वैज्ञानिक इस खोज को किसी नतीजे तक पहुंचाने की जल्दी में नहीं है। वे जानते हैं कि गलत निष्कर्ष निकालने से बेहतर है और ज्यादा डेटा का इंतजार करना। इसी वजह से प्लैनेट 9 और प्लैनेट वाई दोनों को अभी संभावना के तौर पर ही देखा जा रहा है, न कि तय सच्चाई के रूप में।
अभी की स्थिति यह है कि कोई भी यह पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि सोलर सिस्टम में 9वां ग्रह मौजूद है या नहीं, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि सोलर सिस्टम की खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर नई खोज, हर नया ऑब्जेक्ट, हर नई कक्षा हमें यह बताती है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। आने वाले वर्षों में जब नए टेलीस्कोप पूरी ताकत से काम करने लगेंगे, तब या तो प्लैनेट 9 जैसी किसी चीज का सीधा सबूत मिलेगा या फिर यह साफ हो जाएगा कि हमें किसी और दिशा में सोचने की जरूरत है। फिलहाल वैज्ञानिक इसी सवाल के साथ काम कर रहे हैं, क्या सोलर सिस्टम में सच में कोई छिपा हुआ ग्रह है या फिर यह पूरा रहस्य हमारी अधूरी समझ का नतीजा है? इसका जवाब समय और विज्ञान ही देगा।